हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का 2022 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा और इसी मॉडल पेपर को सॉल्व करके आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस मॉडल पेपर को मैंने A to Z बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व किया है। और जितने भी यहाँ पे सेक्शन है, आपका जो पेपर आता है 3 सेक्शन में आता है, खंड क, खंड ब और खंड स, ठीक ना। इस तरीके से मैंने देखो प्रूफ के तौर पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट कॉपी होती है, ठीक ना। इस तरीके से देख लो, A to Z इसका मैं सलूशन लाया हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने एक कॉपी में यहाँ पे किया है और 2 कॉपी लगी है। और यहाँ पे एक सेकंड कॉपी देख लो प्रूफ के तौर पे, खंड ख को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे सॉल्व किया है और यहाँ पे आप खंड ग देख लो, ठीक ना। इस तरीके से तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है बोर्ड कॉपी में, ठीक ना, और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से किस टाइम के अनुसार कितना क्वेश्चन करना है ताकि आपका पूरा का पूरा यहाँ पे अंक आपका मिले। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से, मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप आसानी से 90% आप स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे समय आपका मिलता है 3 घंटा 15 मिनट और 15 मिनट आपका पेपर पढ़ने का और 3 घंटा आपका पेपर हल करने का टाइम मिलता है। और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए होते हैं और यहाँ पे आपका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। ये सब आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन खंड क का कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किस दर्पण के द्वारा बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अवतल दर्पण के द्वारा। तो इसको अपने उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से लिखोगे, लिखने का तरीका आप समझिए। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले खंड क वाले को खंड क, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ पे लिखोगे क और क का कौन सा ऑप्शन सही है? तो क का आपका सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। और कोस दर्पण द्वारा तो अवतल दर्पण के द्वारा। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो इसको किस तरीके से हल करना है? ख यहाँ पे लिख देना है और ख का पहला प्रश्न यहाँ पे लिखोगे ओम इंटू मीटर। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक ना। इस तरीके से लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, किस मशीन को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन को, युक्ति को हम जनरेटर यानी कि जनित्र बोलते हैं। तो जनित्र यहाँ पे देखो लिखने का तरीका, ग यहाँ पे लिखेंगे और ग का फर्स्ट ऑप्शन सही है तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक पेन से और यहाँ पे लिख दोगे ऑप्शन, कॉपी कर दोगे जनित्र। अगला क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो घ का ऑप्शन नंबर 3 पक्षमाभी के द्वारा। इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए जितना मैं यहाँ पे अनसाल्ड पेपर, मॉडल पेपर करवाता हूँ, अभी हमने गृह विज्ञान का करवाया था जिनको 20 से लेकर के 30,000 बच्चों ने देखा था और एकदम 101% गारंटी के साथ पूरा का पूरा पेपर में वो वायरल हो गया था, पेपर ही वायरल हो गया था, ठीक ना। जितना मैंने बताया था सारा का सारा फंस गया था, ठीक ना। और आप इस पेपर को देख करके आना और फिर बताना, हमको फीडबैक देना कि आप में से इस पेपर में से कितने नंबर का फंसा, जरूर कमेंट करके बताना, ठीक ना। अब यहाँ पे चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। ये जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर किस तरीके से देंगे? तो हम देखिए आंसर देने का तरीका से आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इस तरीके से आंसर देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का क और सेकंड का क को यहाँ पे लिखेंगे हम कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता दी जाती है। इस तरीके से अगर आप आंसर देते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी बोल रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पूरा का पूरा A to Z सारा का सारा नंबर आपको आपके झोली में डाल दिया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम आप सभी को बता रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले करेंगे क्या, जो भी डाटा दिया गया वहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया है, इस तरीके से। और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से।
अब देखो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाता है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यू का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। और यहाँ पे आपको v का मान निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला लेंस के लिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/f का मान 1/15 बटे का 1/, यहाँ पे v और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक इस तरीके का। अब देखो क्या करो 1/v को इधर लाओ और 1/15, ठीक, और माइनस 1/10 हो जाएगा। और इसका एलसीएम ले लो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, यानी कि माइनस 1/30 हो जाएगा, ठीक ना। और v का मान हो जाएगा कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और देखो माइनस का 30 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसको आपको लिखना जरूरी है, ठीक ना। इस तरीके से आप यहाँ पे v का मान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण आप किस तरीके से करोगे। पूरा का पूरा अगर आप देख लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक ना। तो जरा दृष्टि दोष देखिए यहाँ पे लिखोगे ग और यहाँ पे लिखोगे जरा दृष्टि दोष, ठीक। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक ना ही इस व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक ना। इसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसका निवारण आप किस तरीके से करोगे, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम क्या करेंगे, द्विफोकसीय लेंस का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक ना, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस आपके प्रयुक्त होंगे, ठीक ना। जिससे क्या होगा, दूर की भी वस्तु दिखाई देगा और नज़दीक की भी वस्तु दिखाई देगी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। और पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और सेकंड है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एकदम बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि फंसेगा, एकदम विश्वास कर लो। तो प्रकाश के परिवर्तन का सबसे पहले नियम लिखेंगे, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर संख्या 30 का क और यहाँ पे लिख दो प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे जो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, एक ही तल का मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। समझ में आ गया इस तरीके से। और सेकंड इसका नियम क्या होता है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है, सदैव एक समान होता है। यहाँ पे देखो आपतित किरण, ये आप मान लो एक कोई रुक्ष तल है, ठीक, ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, ठीक। और ये आपकी होगी आपतित किरण आ रही है, और ये जो जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे क्या करेगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आपतित किरण I और परावर्तित किरण R और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन में होंगे। ये आपका परावर्तन के पहला नियम होता है। सेकंड रूल ये कहता है कि जितना आपतन कोण का मान होगा, जितना आपतन कोण I का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। समझ में आ गया। 2 आपका यहाँ पे नियम होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक ना, और दूरी का मान दिया है u और यहाँ पे निकालना प्रतिबिंब का मान। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे जो भी डाटा दिया गया है, गिवन डाटा R का मान 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है आप सभी को, और फोकस यहाँ पे से आप निकाल सकते हो। F बराबर क्या होता है R/2, तो R का मान 20 और बटे का 2 यानी कि F का मान 10 सेंटीमीटर आपका निकल गया। तो आप सभी लोग जानते हो कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, ठीक ना। तो प्रथम स्थिति में हम क्या लेंगे, फोकस का मान निगेटिव और U का मान -5 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम V का मान निकालेंगे। तो सभी लोग जानते हो कि दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब सबका मान रख दो, F का मान रख दो -10, U का मान रख दो -5, V का मान यहाँ से आप निकाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत ना है, 1/10, और यहाँ से V का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो V का मान आ गया, ठीक ना, यहाँ से क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर V का मान आने का मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक, क्या है ये वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है
सेकंड यहाँ पे टर्म्स पे द्वितीय कंडीशन में चेंज किया है कि यू का मान 15 सेंटीमीटर रखना है। फोकस का मान सेम रहेगा लेकिन यू का मान बदल जाएगा। द्वितीय स्थिति में हम क्या करेंगे, फोकस का मान सेम टू सेम वही रखेंगे और यू का मान आप 15 सेंटीमीटर लोगे। और सभी लोग जानते हो कि यू हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे आप लेंस में लोगे चाहे आप दर्पण में लोगे, समझ गए। और यहाँ से आप भी का मान निकाल लो। तो दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान रख दो 10 -10 और u का मान रख दो -15। इसे आप हल कर लो, आसानी से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। और v का मान आप यहाँ से निकाल लो -30 सेंटीमीटर। और -30 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक हो गया और ये उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, एक कंडीशन आपका आभासी और सीधा होता है। और यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ कि 15 सेंटीमीटर से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप अगर आप करते हो तो आपका पूरा का पूरा आप आसानी से 90% आप स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। तो 90% स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कर देना, ठीक ना। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देना क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम A to Z सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर का करने वाले हैं। और सेम टू सेम आपका जो ये मॉडल पेपर आएगा एकदम गारंटी है कि 4 अप्रैल को आपका पेपर में एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, तो हमने इसको बता दिया, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लेंस वाला आ रहा है तो लेंस वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, इसको आप करो या इसे कर दो। चलो मैं इसको मैं करके दिखाता हूं कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ठीक। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जुड़ दिए गए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत विभवांतर की परिभाषा, ठीक। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 30 का ख का अथवा इस तरीके से आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे लिखोगे विभवांतर या विद्युत विभवांतर कोई भी लिख दोगे। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर, ठीक ना। तो v बराबर कहीं एक यहाँ से फार्मूला भी निकल के आ जाता है, v बराबर W/Q। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को W को, जितना आपका W होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, ठीक ना। इस तरीके से अब पोटेंशियल का आपसे मात्रक भी पूछा है तो पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक। इस तरीके से मात्रक हेडिंग डाल के वोल्ट लिख देना है। अब देखो चलिए न्यूमेरिकल को हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में पहले जोड़िए और इसका क्या निकालिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। आइए निकालते हैं। समांतर क्रम में सभी लोग जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से। और यहाँ पे सभी लोग जानते हो कि दिया है कि R1 का मान 10, R2 का मान 20 और R3 का मान 30, ठीक। R1, R2, R3 का मान यहाँ पे रख दो और इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। कितना होगा, 60 और 60 हो जाएगा, भाग दोगे ये आपका 10 6 का 60, 20 3 60 और 30 दूना का 60, यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा, 11/60। और R का मान प्लॉट दोगे तो क्या हो जाएगा, 60/11 या 5 पॉइंट यहाँ पे 4 कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर लेना, ठीक ना, इस तरीके से। और सभी लोग जानते हो कि प्रतिरोध का मात्रक जरूर लिखना, ठीक ना, मात्रक आप जरूर लिखना। अब देखो श्रेणी क्रम में हम लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इन प्रतिरोधों को। श्रेणी क्रम में जानते हो कि R का मान क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 10, R2 का मान 20 और R3 का मान 30। यहाँ से 10 20 30 और 30 30 60 ओम यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। ये वाला यहाँ पे देखो जो आपका 60/11 निकला है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपको लिख देना है ताकि एग्जामिनर का दिमाग जाए, वहाँ पे ध्यान जाए कि आपने चीज़ों को किया है, तभी आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए। विद्युत मोटर का क्या करना है, आप सभी को इसका पहले आरेख खींचना है। क्या करना है, आरेख खींचना है, उसके बाद इसका क्या करना है, कार्यविधि समझाना है, उसके बाद इसका फिगर करना है, उसके बाद उसका नामांकित चित्र भी बनाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कॉपी में लिखोगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे वैद्युत मोटर। क्या लिखोगे, वैद्युत मोटर। उसके बाद चलो वैद्युत मोटर हेडिंग लिखने के बाद आप लिखोगे कि वैद्युत मोटर किसे कहते हैं, वैद्युत मोटर का परिभाषा लिखोगे।
देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वैद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है या बदलती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये विद्युत मोटर आपका कन्वर्ट करता है। मोटर का मतलब, कहने का मतलब जो आपका पानी निकालता है, आप यहाँ से सप्लाई दिए, स्विच ऑन किए, आपका मोटर पानी निकालना स्टार्ट कर दिया, यांत्रिक कार्य करना स्टार्ट कर दिया, वही आपका क्या होता है, मोटर होता है। ठीक ना, एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। ठीक ना, तो दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया मोटर वाला 7 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक ना, चलो अब यहाँ पे देखो, इसका सिद्धांत लिखना है, फिर कार्य विधि लिखना है और इसका फिगर बनाना है। तो चलो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि इसका सिद्धांत आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक, ये देखो सिद्धांत, यहाँ पे विद्युत मोटर मैंने समझा दिया। सिद्धांत लिखोगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए, धारा का मतलब करंट दोगे, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगे, एक कपल काम करना स्टार्ट हो जाएगा जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। और यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक, जब फ्री होगी तो क्या हो जाएगा, घूमना स्टार्ट कर देगी और इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे लिख दोगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है और कुंडली में भुजा ए बी और सी डी, ये भुजा ए बी और ये भुजा सी डी, ये आपका फिगर दिखाया गया है किस तरीके से आपका मोटर होता है, इस तरीके का आपका मोटर होता है। ठीक, ये क्षेत्र चुंबक होता है और कुंडली इस तरीके से घूमती है दक्षिणावर्त में। ठीक ना, ये आपका आर्मेचर होता है जिस पे आप वाइंडिंग किए रहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे आप अपना कार्यविधि वर्णन कर देना। ठीक, और इसका फिगर बना देना, इतना ही करना है बस। आपका विद्युत मोटर लिखना है, सिद्धांत लिखना है और कार्यविधि लिखना है और इसका फिगर बना दोगे, 7 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, और इस वाले को भी तैयार कर लेना, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का, ठीक ना, जनरेटर वाला, देख लो कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। बोलोगे तो इस पर भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक ना, अब चलो अगला क्वेश्चन, मॉडल पेपर की तरफ मुड़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, खंड ख को अब हल करेंगे। आइए अब सेकंड कॉपी निकालते हैं, खंड ख वाले को, सेकंड कॉपी। क्या बोला जा रहा है कि Zn प्लस CuSO4 डॉट 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 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखने का तरीका, खंड ख डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 और यहाँ पे लिख दोगे क, और क का सेकंड ऑप्शन सही है विस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप करना है, तभी आपका फुल नंबर मिलेगा। समझ गए। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए या हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है धामन सोडा का। किसका, धामन सोडा का। यहाँ पे देखो लिखो ख का सेकंड ऑप्शन धामन सोडा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल यहाँ पे लिख दोगे ग का सेकंड ऑप्शन ब्यूटेनॉल। ठीक, इस तरीके का। अब चलो अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपके बोर्ड के पेपर में एकदम 101% गारंटी है कि पूछेगा। लिख लो, अभी लिख लो, रिकॉर्ड कर लो मेरी आवाज़ को, अगर नहीं आएगा तो नाम बदल देना। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर के समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पे देखो लिखने का तरीका समझो। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों प्रोसेस होती है, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखो इतना हो गया, और साथ साथ इसका एक केमिकल रिएक्शन भी देना है, इसका एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो, CuO प्लस H2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cu प्लस H2। O क्या होगा, O यहाँ से विघटित होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना, कॉपर से विघटित होकर के यहाँ पे हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा, जल बना देगा। तो देखो एक चीज़, अगर यहाँ पे देखो CO यहाँ पे अलग हुआ, ह्रास हुआ, कमी हो गया ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, हम बोलोगे ऑक्सीजन का जब भी ह्रास होता है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन। ठीक ना, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है, प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो H2 में जब आपका O जुड़ेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। तो दोनों अभिक्रियाएं एक ही रिएक्शन में हो गई, ऑक्सीकरण भी हो गई
ऑप्शन भी हो गई। समझ गए बात को। अब चलो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि इस तरीके से लिखो, ख नंबर का बेकिंग सोडा बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट से किस तरीके से हम बेकिंग सोडा बनाते हैं उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ठंडे सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करता है। क्या करता है, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्रवाहित करेगा। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद ठोस के रूप में एक अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं बेकिंग सोडा का, हम खाने में करते हैं, ठीक ना, खाने में करते हैं। और इसका उपयोग आप एक और भी लिख सकते हो कि चर्म उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो आधुनिक आवर्त नियम, सबसे पहले यहाँ पे देखो आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पे उनकी गुणों की हम कल्पना करते हैं या इमेजिन करते हैं, ठीक ना, समझ गए। ये आपका होता है आधुनिक आवर्त नियम। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घट जाती है, तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहाँ पे देखो आईपीएससी नाम यहाँ पे 2 दिया गया है, तो आईपीएससी नाम पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आप परेशान मत होना, ठीक ना। इसके लिए इसको थोड़ा सा अलग से समझाना होगा, अभी समझाएंगे तो टाइम कम है, अभी आप समझ नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन, संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है, कोरोजन। जंग लगना को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखो। तो धातु की संक्षारण, लोहे पर जंग लगता है तो क्या करते हो, पेंट कर देते हो, ठीक ना, क्या करते हो, पेंट कर देते हो जिससे लोहे में जंग ना लगे। उसके बाद क्या करते हो, आप जिंक का कोटेड भी कर सकते हो, जस्ता का क्या कर सकते हो, कोटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि जस्ता में क्या होता है, जंग कभी नहीं लगता है। 2 विधियाँ हो गई। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आप सभी को क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। किस पे लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में लिखना है। तो समझिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के गुण के किसी एक परमाणु अथवा समूह अथवा मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह क्या हो जाता है, आ जाता है। यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, दोनों के विलयन में जब कॉपर को विस्थापित करके क्या हो जाता है, स्वयं ये बना लेता है और इसके स्वरूप ये कॉपर सल्फेट तथा कॉपर क्या हो जाता है, बन जाते हैं। यहाँ पे देखो आयरन और यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या हो जाएंगे, फेरस सल्फेट ये बन जाएगा FeSO4। FeSO4 कॉपर हट गया, यहाँ से क्या हो गया, कॉपर हट के अलग चला गया, अलग चला गया, तो इसी को क्या हो गया, विस्थापित हो गया दूसरे जगह पे। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलोगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलोगे। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन कि साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है। ये भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, आसान है। समझाती श्रेणी क्या होते हैं, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। समझाती श्रेणी में सभी परमाणु के क्रमांकों के अनुसार, ठीक ना, क्या होते हैं, एक ही श्रेणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, और सभी गुण एक समान होता है। उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, जिन तत्व की श्रृंखलाएं समान होती है, उनका गुण समान होता है, उनका गुणधर्म समान होता है, उस श्रेणी वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। या आप ये करो या ये रिएक्शन करवा दो, ठीक ना, दोनों में से कोई एक को करना है। अब यहाँ पे देखो खंड ग को समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या होगा, शुक्रवाहिका, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक, इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊष्मा का स्रोत है क्या, आपका कोयला। क्या है, आपका कोयला है। तो ख का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लिख दोगे, कोयला, ठीक। अगला क्वेश्चन कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में करने में होता है। तो पवन चक्की का हम कार्य किस में करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं। किस में करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे लिख दोगे ग का फर्स्ट ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है।
और इस तरह से स्वच्छ लिखना है, साफ लिखोगे तभी आपका नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है, उसके उप उत्पाद क्या क्या होते हैं उसके बारे में लिखने। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण मतलब कि जो पौधे या प्लांट अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और पौधे किसके अनुसार बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ठीक ना। और पुष्प के बीजांड का आप नामांकित चित्र बना लेना, कोई दिक्कत ना है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये क्या करते हैं? जैविक प्रक्रम को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। समझ गए बात को। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाना। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके ही जाना। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ठीक, फिगर बनाना है और इसका संक्षिप्त वर्णन भी करना है, ठीक ना। अगर आप बोलोगे तो इसका मैं फिगर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा, इसे आप तैयार करके जाना। या ये कर लो या ये कर सकते हो कि जीवाश्म में क्या होता है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं उसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे फिगर से रिलेटेड आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है। फिक्स है आएगा क्वेश्चन। या ये भी तैयार करके जाना कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करिए। तो इतना अब अगर आप बोलोगे तो सेक्शन सी का यानी कि गौ वाले का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप नहीं कर पाओगे तो, ठीक ना। लेकिन अगर आप बहुविकल्पी को इस तरीके से करोगे और जितना मैंने बताया इस तरीके से लिखोगे कॉपी बोर्ड के पेपर में, तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे 90% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा एकदम 101% गारंटी है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।